वेलकम बैक। सेकंड सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च पेपर, और उसके अंदर हमने कहा था कि रिसर्च पेपर के जो मेन सेक्शन है उसमें टाइटल है, लिस्ट ऑफ ऑथर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, बॉडी ऑफ द पेपर, समरी एंड फ्यूचर वर्क, एक्नॉलेजमेंट, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, अपेंडिक्स। ये आपके पास जो है वो मेन जो पॉइंट्स हैं या मेन सेक्शन है या जो एरियाज हैं जो आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल के अंदर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। मैं भेज दूंगा सर आपको। अच्छा, इसमें टाइटल के ऊपर हमने बात की थी कि एज शॉर्ट एज पॉसिबल बट विदाउट एब्रीविएशन अनलेस दे आर कॉमनली अंडरस्टूड। नेक्स्ट, एज स्पेसिफिक एज नेसेसरी and as general as possible, for example the complexity of theorem proving procedures. And next one, include key phrases which are likely to be used in search on topic of the paper, for example logic, calculus, decision procedures. And last point is inconclusive, title should be self explanatory and short and precise. एक्चुअली अब आप देखें कि टाइटल जो है, टाइटल आप केयरफुली जो है वो बेसिकली जो है वो फाइनलाइज करते हैं, क्योंकि टाइटल जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। जब भी आप किसी भी पेपर को सर्च करते हैं किसी भी एरिया से रेलेवेंट, तो जो टाइटल के अंदर टर्म्स यूज की होती हैं वो बेसिकली हेल्पफुल होती हैं उस आर्टिकल को जो है वो सर्च करने में। और टाइटल देखकर ही आपको जो है वो रेलेवेंस का जो है वो एक लिहाज से अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये रेलेवेंट है या कि नहीं है, पर्टिकुलरली जिस एरिया से रेलेवेंट आप पेपर जो है वो सर्च कर रहे हैं। तो इससे रेलेवेंट टाइटल से रेलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। नो सर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है आथर। अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट्स से पूछा है कि एक पेपर के अंदर कितने जो है वो आथर्स हो सकते हैं या कितने आथर जो है वो रखने चाहिए। तो अभी इसके ऊपर हम जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, आमना मुगल साहिबा कैसे हैं आप? यस सर, मैं ठीक हूँ। अच्छा जी, आमना काइंडली जी सर। रीड करेंगे स्लाइड पे। ओके सर। Author related simple rules. An author of a paper is an individual who made a significant intellectual contribution to the work described in the paper, made a contribution to drafting, reviewing, revising the paper for its intellectual contribution, approved the final version of the paper including references. जी, अब आप देखें कि सबसे पहले जो है वो ये क्वेश्चन जो आप रेज करते थे कि कितने आथर होने चाहिए या किन किन को आथर होना चाहिए, तो उसका तो सिंपल यहाँ पर आंसर ये है कि आथर of a paper is an individual who made a significant intellectual contribution to the work described in the paper। अगर उसने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन की है तो आप उसको डेफिनेटली एज अ आथर जो है वो लेंगे। अब वो कंट्रीब्यूशन किस किस एरिया में आ जाती है, उसमें ड्राफ्टिंग में है, पेपर रिव्यूइंग में है, रिवाइजिंग में है, या इवन दो उसके अंदर जो है वो आप उसका फाइनल वर्जन जो है
उसको अप्रूव करने में है या उसके अंदर रेफरेंसेस को इंक्लूड करने में है या उसके जो मेथोडोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने में उसने कुछ हेल्प की है, कुछ अपना आइडिया आपको दिया है, कोडिंग में हेल्प की है, तो आप उसको जो है वो एज अ आथर जो है वो रख सकते हैं। जी नेक्स्ट पॉइंट। Always try to put your professor's name on हाँ जी, post अब him, अब अब her. आप देखें कि यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा गया है, ऑलवेज ट्राई टू पुट योर प्रोफेसर नेम ऑन, बेसिकली इसके बिहाइंड भी अगर आप देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में आपको रीजंस नजर आ रही हैं कि वाई आप जो है वो अपने प्रोफेसर का नाम जो है वो डालें उसके अंदर। जी पढ़ें आप, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Force him, her to work with you. Number two, if put his name first to exhibit credibility of research. Not me, it is my professor who is known in the field. Your purpose is to enter in the domain of writing research. You have come to know how done, so future is yours. अच्छा, अब आप देखें कि आप जब आगे अपने आर्टिकल लिखेंगे या आप जो है वो जब सबमिट कराएंगे पेपर्स, तो कुछ आपको ना क्योंकि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, तो बार दफ़ा ये आपको चीज़ सुनने में आएगी कि अगर जो है वो किसी सीनियर प्रोफेसर का नेम आपके पेपर के अंदर है और पर्टिकुलरली फॉरेनर का, मीन के अमेरिकन है या यूके का है या जर्मनी का है या वेल रिप्यूटेड जो भी कंट्रीज हैं जो रिसर्च में काफ़ी आगे हैं, तो उस वर्क की क्रेडिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन्हांस हो जाती है, क्योंकि एक तो उनको उस फील्ड का जो है वो सिग्निफिकेंट जो है वो नॉलेज होता है, और सेकेंडली जब आपने उनका नेम यूज कर रहे होते हैं तो वो इस मामले में काफ़ी कॉन्शियस होते हैं। वो आपके आर्टिकल को थारोली स्टडी करेंगे, उसके अंदर कोई डेफिशिएंसीज हैं तो वो हाईलाइट करेंगे, तो मीन के उस आर्टिकल की जो अथेंटिसिटी है in term of contribution, in term of experimental result, in term of comparative analysis, वो काफ़ी हद तक जो है वो इन्हांस हो जाती है, क्योंकि सीनियर सुपरवाइज़र अपना नाम उसी सूरत में आपको डालने देते हैं जब तक कि उन्हें जो है वो डेड श्योर नहीं होता कि ये जो आप बात कर रहे हैं आप जो है वो सच कह रहे हैं और ये आपकी वाकई जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए जो है वो क्रेडिबिलिटी जो है वो बेसिकली इन्हांस हो जाती है व्हेन यू हैव अ सीनियर प्रोफेसर एज योर को ऑथर। तो इसलिए जो है ये इसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस जो है वो किया जाता है। क्लियर होगी ये बात या कि नहीं? Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काइंडली आप इकरा साहिब। Make sure to acknowledge names. Make sure to acknowledge everybody who had some point made a contribution, initial ideas, coding, evaluation. जी डेफिनेटली, अब उन्हीं पॉइंट्स के जो आंसर्स हैं वो मिल जाते हैं कि एनीवन दैट कंट्रीब्यूट इन योर वर्क मस्ट बी अ को-ऑथर। और यूजुअली हम जैसा कि मैं अपने तौर पर जो प्रेफर करता हूँ 3, 4 और 5 मैक्सिमम 5 आथर तक जो है वो प्रेफर करता हूँ एक रिसर्च आर्टिकल के अंदर, क्योंकि अगर या तो काम बहुत ही बड़ा हो कोई, यानी कि आपने नावल कंट्रीब्यूशन कर दिया तो उसमें आपको आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। आपको बड़े रेयर जो है वो पेपर मिलेंगे जिसमें मोर देन 5 जो है वो आथर होते हैं, आथर्स 6, 7, 8 तक भी लोगों ने इंसर्ट किए होते हैं, लेकिन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस जो है वो नहीं है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप 3, 4 और 5 मैक्सिमम 5 आथर तक जो है वो आप जाएं। हाँ, तो इंडिविजुअल भी जो है वो हो सकता है, आपने अगर जो है वो खुद ही काम किया हुआ है, इंडिविजुअली आपने एफर्ट पुट की है, तो आप उसमें इंडिविजुअल आथर हो सकते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब को आथर्स की बात कर लेते हैं। जी को आथर्स में क्या है जी?
शिजा काइंडली अटेंडेंस जो है ना वो हर सेशन की आप अपने पास मेंटेन करते रहिएगा। जी सर, ले लिया मैंने स्क्रीनशॉट। अच्छा, जी मारिया तारिक साहिबा। जी सर। कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, को ऑथरशिप। Co-authorship. The authorship lists giving credit where credit is due. The first author, senior grade students on the project made the figures. The जी third author, जी अब आप सेकंड उसमें ना वन बाय वन चलते हैं। जैसे माइकल्स जो है ये इसको फर्स्ट आथर था, द फर्स्ट आथर सीनियर ग्रेड स्टूडेंट ऑन द प्रोजेक्ट मेड द फिगर्स। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्या है? ली साहिब है जी सेकंड। सर। जी सेकंड आथर। The second author, the grade student in the lab that has nothing to do with this project but was included because he or she hung around the group meeting, usually for the food. Lee E.F. जी Okay, the third author, first year student who actually did the experiments, performed the analysis, and wrote the whole paper. Thing being, third author is fair. ये sap.ps. अच्छा, अब आप देखें कि क्या ये फेयर है? ये आपने जो आर्डर में इसमें से थर्ड आथर थर्ड ने क्या किया है? इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं, इसने एनालिसिस किया है, होल पेपर राइट डाउन किया है, तो इज इट फेयर कि आप उसको एज अ थर्ड आथर के तौर पर रखें? No, sir. नहीं है जी, चलिए। अच्छा, अब आप देखेंगे कि मिडल आथर निकोल्स जो है उसमें उनका क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? जी उनकी कंट्रीब्यूशन देखें। Author names nobody really reads, reserved for ungraded and technical staff. अच्छा, नेक्स्ट आप आएंगी सेकंड टू लास्ट आथर। The second to last author, ambitious assistant professors or postdoctor who instigate the paper. हाँ जी, और वो लास्ट लेफ्टी है। वन The last author, the head. सर एक मिनट क्लियर नहीं आ रहा। हेड होम को। The head honko has not even read the paper, but hey, he got the funding and his famous name will get the paper accepted. एग्जैक्टली अब देखिए इसमें मेन जो चीज है, स्मिथ साहब जो है, हमने एक सीनियर प्रोफेसर को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया इनकी, क्योंकि हमने कहा कि हम इनके नेम को जो है ब्रांड को कैश करते हैं कि इनका नाम ही जो है वो काफी है, अगर पेपर के अंदर नाम है तो वो एक्सेप्टेंस की गारंटी है। और दूसरा ये है कि ये सीनियर प्रोफेसर हैं और इनके थ्रू हमें फंडिंग भी जो है वो मिल जाती है। अब आप देखिए कि यही मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम पेपर के अंदर जो है वो लिखते हैं। अच्छा, नो डाउट एक तो यह है कि सीनियर प्रोफेसर आपके पेपर में अगर आता है तो आपके वर्क की जो वर्थ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह ये है, नंबर वन, एक तो फंडिंग का एलिमेंट होता ही होता है। दूसरा ये है कि जब तक वो थारोली आपके पेपर को रिव्यू नहीं करेगा वो अपना नाम आपको यूज नहीं करने देगा। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि आप अपने काम में या अपने साथ किसी सीनियर प्रोफेसर को जो है वो आप ऐड कर लें और उन्हीं को आप ऑथरशिप दें जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन की हुई है। मीन के एक बंदे ने जस्ट एक दफा आपका पेपर जो है वो ओवरव्यू उसका लिया है और आपको लिटिल बिट सजेशन दिए हैं, और एक ऑथर वो है जिसने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्शन में, राइटअप में या उसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी के अंदर आपकी हेल्प की है, तो ये कभी भी जस्टिफाइबल नहीं है कि आप उसको लास्ट में जो है वो पुट करें। तो ऑथरशिप का जो बेसिकली रैंक है या जो उसके एक लिहाज से ऑर्डर है वो अकॉर्डिंग टू कंट्रीब्यूशन आप जो है वो लिखें, क्योंकि सम टाइम ये प्रैक्टिसेस देखी जाती है कि सीनियर पर्सन जिसने फाइनली एक दफा रिव्यू किया और वो कहता है कि मैं जी फर्स्ट ऑथर बनूंगा। आई थिंक सो कि ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है या ये फेयर नहीं है स्टूडेंट के लिए कि आपका सुपरवाइजर या वो सीनियर पर्सन जो है वो एज अ फर्स्ट ऑथर आ जाए। हाँ, अगर आइडिया आपके सुपरवाइजर का है, ड्राफ्टिंग उसने की है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस उसने की है और आप खाली लव लगाकर शहीदों में शामिल हैं, तो फिर तो वो जस्टिफाइबल है।
लेकिन अगर आपने काम खुद किया है, उनकी गाइडलाइन थी, तो फिर उस केस में स्टूडेंट ही फर्स्ट आथर आएगा और आपका सुपरवाइजर एज अ सेकंड आथर के तौर पर जो है वो आता है। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो यूजुअली प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, स्टूडेंट एज अ फर्स्ट आथर आता है, उसका सुपरवाइजर जो है वो एज अ सेकंड आथर आता है, और रिमेनिंग जो उसके अंदर जो भी रिसर्च ग्रुप के मेंबर थे जिन्होंने उस पेपर में कंट्रीब्यूशन की है, वो थर्ड, फोर्थ एंड अप टू सो ऑन, इस लिहाज से जो है वो रैंकिंग की जाती है। तो माँ साहब, इस सिलसिले में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर, जब अपने पेपर को डिफेंड करना होता है तब तो सिर्फ फर्स्ट ऑथर ही फेस करेगा ना? जी बच्चे, उसमें बेसिकली लाजमी नहीं होता, क्योंकि उसमें जब आप पेपर सबमिट करते हैं तो उसमें क्रॉसपॉन्डिंग आथर जो है वो पूछा जाता है कि अगर इस पेपर से रेलेवेंट कोई क्यूरी है तो कौन क्रॉसपॉन्ड करेगा इससे रेलेवेंट। तो वो यूजुअली देखा जाए तो सुपरवाइजर अपने आप को क्रॉसपॉन्डिंग आथर रख रहा होता है, ताकि अगर उससे रेलेवेंट कोई क्यूरी है तो वो उसी से जो है वो पूछी जाए। या अगर स्टूडेंट को उसमें ज्यादा नॉलेज है तो फिर जो है वो स्टूडेंट खुद ही फर्स्ट आथर भी खुद होता है और क्रॉसपॉन्डिंग आथर भी खुद ही होता है। लेकिन बाज दफा आप देखते हैं कि फर्स्ट आथर कोई और होता है जबकि क्रॉसपॉन्डिंग आथर कोई और होता है, क्योंकि क्रॉसपॉन्डिंग आथर बेसिकली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कोई भी क्यूरी है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए। बाकी आप जो पॉइंट रेज कर रहे हैं, अब उसको डिफेंड करने की जब बात आती है, तो जब उस पेपर को रिव्यूअर रिव्यू करते हैं तो उस रिव्यू का जो आंसर होता है वो आप मिलकर आप अपने सुपरवाइजर के साथ मिलकर ही उसको राइट अप करते हैं, ताकि जो क्वेश्चंस रिव्यूअर ने रेज किए हैं उनको आपने कैसे एड्रेस करना है या उस रिव्यूअर को आपने कैसे सेटिस्फाई करना है, तो वो डेफिनेटली आपके सुपरवाइजर आपके साथ होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं, तभी आप उसको जो है वो डिफेंड कर पाते हैं। बहुत रेयर चांस होता है कि आपका सुपरवाइजर आपके साथ जो है वो तामन ना करे, मोस्टली वो आपके साथ भी होती है। जी, फर्दर इसमें कोई क्यूरी है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। जी इकरा साहिबा 21 हो गए, शिजा हम 21 हो गए हैं जी। अब आप देख लें कि शायद अदीना साहिबा आई हैं। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, मैंने कहा 21 हो गए हैं शिजा। अब आप देख लें कि 21 कौन आए हैं, ताकि अटेंडेंस जो है ना वो आप अपने पास मेंटेन रखें। शायद अदीना साहिबा आई हैं या उसामा साहिब आए हैं। दीना थी पहले। अच्छा, अदीना थी पहले। अच्छा, अब बात आ जाती है जी एब्स्ट्रैक्ट की। अली हैदर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अली हैदर साहब, काइंडली आप एब्स्ट्रैक्ट वाला जो है वो सेक्शन उसको जो है वो रीड करें। टिपिकल नॉट मोर देन 150 to 200 वर्ड्स। जी, अब आप देखिए कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बाज जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस ने इवन दो लिमिट रखी होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नॉट एक्सीड देन 150 और 200 वर्ड्स, तो प्रेफरेबली जो एब्स्ट्रैक्ट होता है वो 150 to 200 वर्ड्स के अंदर ही जो है वो लिखने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट जो है वो कवर होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, या जो एक बेसिकली ये वेरी करता है, लेकिन जो अच्छी एक्सरसाइज है या जो आइडियल आप कह लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट की, उसके अंदर कौन कौन से पॉइंट कवर हो रहे होते हैं, ये अभी हम देखते हैं जी। जी अली साहब पढ़ें आप कहेंगे। Should aim to motivate people to read the paper। जी एग्जैक्टली। अब आप देखें तो आपने भी अभी आर्टिकल स्टडी किए हैं, और कोई भी रिसर्चर सबसे पहले टाइटल के बाद जो है वो ये देखता है कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने अच्छा लिखा हुआ है तो वो मोटिवेट करेगा रीडर्स को कि वो आपका पेपर जो है वो रीड करे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट
रीड करके ही आपका तकरीबन 70 to 80% जो है वो आपका पेपर जज कर लिया जाता है, क्योंकि उसी के अंदर आपने जो भी कंट्रीब्यूशन की हुई है आप उसको क्लेम कर रहे होते हैं और आप उसको जस्टिफाई कर रहे होते हैं, या जो भी प्रॉब्लम जिसको आपने एड्रेस किया है और कैसे आपने उसको एड्रेस किया है, ये आप सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हाईलाइट आपने की होती है। तो आप जब आगे पेपर लिखेंगे तो जो आपके सुपरवाइजर्स हैं या जो सीनियर प्रोफेसर जिनको आपने इंक्लूड किया अपने पेपर के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट हमेशा लास्ट में फाइनलाइज होता है। उसकी वजह यही होती है कि जब भी आप बाज दफा जर्नल्स के अंदर या कॉन्फ्रेंसेस में पेपर भेजते हैं तो पहले वो आपसे एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं और सम टाइम आपको 2 to 3 वीक का टाइम दे देते हैं कि अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्ट होता है तो देन आप रिमेनिंग पेपर जो है वो भेजें। तो जो आपके एब्स्ट्रैक्ट के अंदर चीजें हैं अली साहब पढ़ें जी। हाईलाइट दी प्रॉब्लम एंड प्रिंसिपल रिजल्ट्स। Backgrounds, however, gaps, what we did, innovations, contributions, what is means. जी, व्हाट इट मींस। अच्छा, अब आप देखें कि जो मेन चीजें होती हैं बच्चे, बैकग्राउंड है, प्रॉब्लम आ जाती, आपकी कंट्रीब्यूशन इनोवेशन आ जाती है, रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपके एब्स्ट्रैक्ट में कवर होती हैं। हमेशा आप स्टार्टिंग का एक सेंटेंस या 2 सेंटेंस आप बैकग्राउंड के बारे में लिखते हैं, फिर आप प्रॉब्लम के बारे में लिखते हैं, फिर आप अपनी कंट्रीब्यूशन के बारे में, और फाइनली आप रिजल्ट के बारे में जो है वो लिखते हैं। तो ये एटलीस्ट ये 4 पॉइंट्स होने चाहिए, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम, कंट्रीब्यूशन, रिजल्ट। और अगर आप 5th वन इसमें ऐड करना चाहते हैं तो एक सेंटेंस आप मोटिवेशन का बेसिकली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ये 4 पॉइंट जो है ये इसके अंदर कवर होने चाहिए। आपने अभी मैप करें जी शैलेंद्र। सर आपने एक बताया था रिजल्ट इफेक्टिवनेस, वो जी भी जी ऐड कर जी, वो भी आप जो है बिल्कुल आप जो है वो ऐड कर सकते हैं कि आप इनको फर्दर कहाँ पर जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसकी इफेक्टिवनेस जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन एटलीस्ट आप ये, अब आप काइंडली आज ना इन्हीं पॉइंट्स को, ये जो एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मैंने अभी बताए हैं, आपने जो आर्टिकल रीड किए उन पर मैप कीजिएगा, आपको मोर और लेस यही पॉइंट उनके अंदर जो है वो नजर आएंगे। अगर मैं कहीं पर डिफर करूं तो आप जो है वो मुझे पकड़ सकते हैं। इसीलिए पेपर पढ़ाने का जो है वो हमने पहले से स्टार्ट कर लिया। Notes. The abstract will be included in the literature database. जी, अब आप देखें कि एब्स्ट्रैक्ट आपका हमेशा जो भी लिटरेचर डेटाबेसेस हैं उन सब में जो है आपका लिटरेचर, या इवन दो IEEE एक्सेस के ऊपर जाते हैं तो कोई भी पेपर है आपको एब्स्ट्रैक्ट बड़ा इजीली मिल जाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट को ही डाला जाता है डेटाबेस के अंदर। जी नेक्स्ट। Make sure that key phrases which might be used in search are included. जी, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वो जो की वर्ड हैं जो सर्चिंग के लिए यूज हो सकते हैं आपके आर्टिकल को, उनको आप कोशिश करें कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यूज करें। Keep reference to a minimum. जी, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो आप रेफरेंस ना यूज करें, लेकिन अगर नागुजीर है तो हरज भी कोई नहीं है, लेकिन मिनिमम आप यूज करें। मेरी नजर से ऐसे आर्टिकल गुजरे हैं कि जिसमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो रेफरेंस यूज किया गया है, मीन पेपर को साइट किया गया है, लेकिन बड़े कम। तो इसलिए आप कोशिश करें कि एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो रेफरेंसेस ना यूज करें, लेकिन अगर यूज करना जो है वो नागुजीर है तो उसमें कोई कबात भी जो है वो नहीं है। जी नेक्स्ट। Keep questions and other mathematical expressions to minimum. जी, इक्वेशंस और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं उनको भी आप जो है वो ना यूज करें, लेकिन अगर आप चाहते हैं या नागुजीर है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरी नज़र में ऐसा कोई पेपर नहीं गुजरा जिसके अंदर जो है वो
एक्सप्रेशन यूज किए गए हों मैथमेटिकल। हाँ, मैथ या कोई और जो डोमेन्स है उसका मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कम ही पेपर उससे रेलेवेंट जो है वो स्टडी किए। तो लेकिन कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या आईटी से रेलेवेंट जो भी पेपर होते हैं उसमें एब्स्ट्रैक्ट में मैथमेटिकल इक्वेशन या एक्सप्रेशन यूज नहीं किए जाते, कम ही यूज किए जाते हैं। जी, अभी तक जो हमने चीजें स्टडी की हैं, कोई कंफ्यूजन है किसी को तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। अदीना साहिबा कैसे हैं आप, ऑफिस हैं या घर पे? सर ऑफिस ही होगी, वहाँ बोल नहीं सकती वहाँ पे। अक्सा साहिबा कैसे हैं आप? अक्सा ताहिर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अक्सा, अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की हैं उसमें आपके पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट, आता है ऑथरशिप आ जाती है या टाइटल है, इसमें जी कोई कंफ्यूजन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लियर हैं चीजें? जी जी। अच्छा चलिए, अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोडक्शन की। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा है कि एब्स्ट्रैक्ट को अगर आप एक्सपेंड करें तो आपका इंट्रोडक्शन का सेक्शन बनता है विद सम एडिशनल पॉइंट्स। इसमें कुछ एडिशनल चीजें आप जो है वो ऐड करते हैं। तो अब आप देखें, बैकग्राउंड जो है वो बेसिकली आपके एब्स्ट्रैक्ट में भी आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है यहाँ पर, और आपको इंट्रोडक्शन में भी जो है वो बैकग्राउंड नजर आ रहा है। समझ आ रही है बात आपको? नहीं? जी सर। अच्छा, अब कोशिश ये की जाती है कि रेपिटिशन, सेंटेंसेस की रेपिटिशन जो है वो ना हो एग्जैक्ट सेंटेंसेस की। हाँ, आप उनको रीफ्रेज करके या किसी और एंगल से जो है वो बैकग्राउंड को आप जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद मोटिवेशन, रियल इशू। बेसिकली आप जब तक रीडर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे कि हाउ इम्पोर्टेंट योर वर्क इज और व्हाई देयर इज अ नीड टू वर्क इन दिस एरिया, तो आप जो है वो रीडर्स को अपने वर्क की तरफ जो है वो अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मोटिवेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू मोटिवेट द रीडर दैट विल रीड योर रिसर्च आर्टिकल। तो ये दैट इज द की पॉइंट एक्चुअली। मोटिवेशन आप कहीं पर भी प्रेजेंटेशन देते हैं, आप आर्टिकल लिखते हैं, तो ये आपका एक की पॉइंट जो है वो आ जाता है। जी नेक्स्ट आपके पास पॉइंट। What is the research context? हेलो सर। जी जी, व्हाट इज द रिसर्च आवाज कॉन्टेक्स्ट? हाँ जी, व्हाट इज द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट? मीन स्टेट द जनरल एरिया ऑफ इंटरेस्ट, इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम। मीन आप जो है वो किस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और आप किस एरिया को पर्टिकुलरली जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और व्हाट इज द स्टेट ऑफ आर्ट, मीन के लेटेस्ट जो रिसर्च है या लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इस एरिया के अंदर है वो क्या है। अच्छा, अब आप देखें कि जैसा कि अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप जो है वो सबसे पहले यही पॉइंट लिखेंगे कि इन दिस एरा या इन दीज डेज मोबाइल टेक्नोलॉजी इज drastically in use। मीन आप जो है वो करंट एरा से या इन दीज डेज से आप स्टार्ट करेंगे और उसी के ऊपर आप बिल्ड करेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशंस आर वेरी फ्रूटफुल फॉर एड्रेसिंग न्यूमरस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। मोबाइल एप्लीकेशन मेड द यूजर लाइफ इजियर। आप उसमें अगर ट्रांसपोर्ट से रेलेवेंट हैं तो आप उबर क्रीम को जो है वो उसके अंदर गाइड कर सकते हैं, या उसके अलावा फूड से हैं तो आप जो है वो
तो फूड पांडा को आप टारगेट कर सकते हैं, मीन कि जो वर्ल्ड वाइड फेमस ऐप है, तो आप बेसिकली उससे रेलेवेंट मोटिवेशन या उसका लेटेस्ट इन दिस एरा जो यूज है आप उसको हाईलाइट करके जो है वो आगे चलते हैं। उसके बाद आप बैकग्राउंड डेवलप करने के बाद आप जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। जी, प्रॉब्लम को आप जो है वो स्पेसिफाई करेंगे काइंडली, प्रॉब्लम वाले I सेक्शन। problems. What is broken, missing the gaps? जी, अच्छा अब This इसके is our problem statements. जी, अब आप देखिए कि व्हाट इज ब्रोकन आर मिसिंग द गैप। अच्छा अभी आप देखिए कि आप प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली जो है वो क्या करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जो या तो वो सॉल्व नहीं हुई हुई या इवन दो सॉल्व हुई हुई है, तो जिसको आप एड्रेस करने के लिए जा रहे हैं आप उस प्रॉब्लम को हाईलाइट जो है वो करेंगे। व्हाट इज आ मिसिंग या थीसिस आर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप मीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर डेवलप करते हैं, टू होम यू आर गोइंग टू एड्रेस। जी नेक्स्ट। जी काइंडली नेक्स्ट पॉइंट। Goals and methods. What are the operational goals of this paper? Outline the approach take to solve the problems and how were they achieved. Outline the solutions or principal results. Why they are important or interesting. अच्छा अब आप देखेंगे कि आप इसके अंदर पहले प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट कर देंगे, उसके बाद जो आपने सॉल्यूशन प्रपोज किया है आप उसको जो है वो आउटलाइन जो है वो कर देंगे। मीन इन शॉर्ट आप एक पैराग्राफ के अंदर इन दिस रिसर्च आर्टिकल या इन दिस पेपर अ मेथोडोलॉजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो इज प्रपोज्ड, या जो भी आप उसके मेन पॉइंट्स हैं वो आप 2 to 3 सेंटेंस के अंदर जो है वो मेंशन करेंगे और लास्ट सेंटेंस के अंदर आप उसके रिजल्ट्स या जो भी अचीवमेंट्स हैं वो आप जो है वो मेंशन कर देंगे। जो भी है उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल आपने यूज किया है, जो मेथोडोलॉजी यूज की है वो हाईलाइट, और उसके बाद आप उसके रिजल्ट्स जो है वो लास्ट में मेंशन कर देंगे। और इंट्रोडक्शन सेक्शन के अंदर लास्ट पैराग्राफ आता है वो आउटलाइन ऑफ द पेपर आती है, मीन कि हाउ रेस्ट ऑफ द पेपर इज ऑर्गेनाइज्ड। से सेक्शन 2 प्रेजेंट द लिटरेचर रिव्यू। In section 3 proposed methodology is described